अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया दौर टीवी पे असद इजाज भट्ट आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज मेरे साथ नजीर हुसैन साहब मौजूद हैं। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, माजी में पाकिस्तान के एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं नजीर हुसैन साहब। चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे थिएटर्स ओपन हुए हुए हैं ईरान के साथ, इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो माजी में तो आप जानते हैं कि मुश्किलात का शिकार रहे, लेकिन पाकिस्तान में इंतखाबात हैं और शायद इंडिया के अंदर भी अब जब इंतखाबात होंगे जिसमें मोदी के री इलेक्शन के चांस हैं, तो शायद पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप भी कोई नया रुख इख्तियार कर ले। फिर इंतखाबात नाजरीन अमेरिका में भी होने वाले हैं। पाकिस्तान में तो हम सब जानते हैं कि इंतखाबात का वक्त है, अगले एक हफ्ते में जब ये शो रिलीज होगा तो उसके शायद 3 या 4 दिन बाद इंतखाबात हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम डिस्कस करें कि पाकिस्तान जो है वो किस सिमत में जाएगा इंतखाबात के बाद, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। दूसरा नाज़रीन इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो अभी फॉरेन मिनिस्टर रहे, वो काफी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मुख्तलिफ जलसों में, इंतखाबात के जलसों में, अपने मंशूर में उन्होंने बातें की और वो एक लिबरल स्टांस देना चाहते हैं फॉरेन पॉलिसी साइड पे। तो उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। जो तीसरी चीज हमारे राउंड अप में नाजरीन शामिल होगी वो है पाकिस्तान और ईरान का जो भी एक मामला हुआ, जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान और ईरान की रिलेशनशिप्स फ्रोजन है, लेकिन उसमें एक ये वाटरशेड मोमेंट थी। तो हम आज कोशिश करेंगे कि नजीर हुसैन साहब से इस बारे में भी गुफ्तगू करें। पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका होस्ट करने के लिए। और होप कि आप सब लोग खैरियत से हैं। और आपका जो आज का टॉपिक आपने इंट्रोड्यूस किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच सर। सर, आपके लिए कितना अनएक्सपेक्टेड था ये जो ईरान का वाकया हुआ? क्योंकि आम लोगों की तो एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट तरह से ड्रॉ होती हैं, लेकिन जिन लोगों ने फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जिस तरह आपने सर वक्त गुजारा और फॉरेन पॉलिसी में जितना तजुर्बा होता है, वो लोग अक्सर इस तरह की चीजों को प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं कि आने वाले दिनों में कंट्री एक्स फलानी मूव करेगा या कंट्री वाई फलानी मूव करेगा। तो आपको लगता था सर कि ईरान कोई ऐसी मूव कर सकता है या उतना ही अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए? ये ये हम सब के लिए एक बहुत ही अनप्लेजेंट और अनएक्सपेक्टेड मूव थी ऑन पार्ट ऑफ ईरान। और एट द वेरी आउटसेट, लेट मी से, इट वाज फ्यूटाइल। देयर वाज नो नीड फॉर इट। जो भी एक ब्रीफ सा इम्पैस डेवलप हुआ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, इट वाज टोटली यूजलेस। देयर वाज नो नीड फॉर इट। नंबर वन, वाई? दोनों नेबर हैं, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। जिस एक्सक्यूज को सामने रख के ये किया गया, ये भी कोई नया नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस हम सबको पता है, बॉर्डरिंग कंट्री से होती है, ईरान से भी होती रही है। हमारे यहाँ ये इशू भी पुराना है। ईरान के अंदर भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ नॉन स्टेट एक्टर्स की, चाहे वो इंडिजिनस हों, लोकल हों, या आउटसाइड से आते हों, वो भी होती रही है। तो जब सब्जेक्ट नया नहीं है, इशू नया नहीं है, इस किस्म का एक्सट्रीम एक्शन लेना मेरे ख्याल में टोटली 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 फ्यूटाइल था। मैं जानबूझ के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि फ्यूटाइल था ये। नंबर वन। नंबर टू, इसमें जो चीज़ तशवीशनाक थी वो ये थी कि ये किस लेवल पे इस एक्शन की अप्रूवल हुई होगी। कि आया कि ये कमांडर लेवल पे था, लोकल था, या ये मिडिल लेवल पे कहीं अप्रूव हुआ। आपको पता है, टारगेट सिलेक्शन एक बहुत ही फॉर्मल प्रोसीजर है, एक्टिविटी है किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो आया इस स्ट्राइक के लिए, जो वो कहते हैं, क्या अप्रूवल हाईएस्ट लेवल पे हुई थी? अगर हाईएस्ट लेवल पे हुई थी तो मेरे नज़दीक ये इंतहाई सीरियस था।
और ये कैलकुलेटेड मूव थी। और अगर ये हाईएस्ट लेवल को नहीं पता था और किसी और लेवल पे ये हुई है, तो मेरे ख्याल में फिर तो ये समझा जाना चाहिए कि इट वाज मोर ऑफ ए एक्शन ऑफ अ रोग एलिमेंट्स विद इन ईरान। एक वजह ये भी थी कि बिजनेस इकोनॉमिक फोरम पे हमारे सीनियर लीडरशिप मिल रही थी, नेवी की एक्सरसाइजेज हो रही थी और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो रही थी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। तो फिर इसकी क्या जरूरत पेश आई? सर अब सर, सॉरी सॉरी टू कट यू, लेकिन सर आप क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान में भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, क्या वो इतने मजबूत हैं कि वो स्टेट पॉलिसी को डिक्टेट कर सकते हैं? क्या ईरान में अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन है कि कोई रोग एलिमेंट कैन टेक ओवर एंड अटैक अनदर सॉवरेन स्टेट? देखें, हर कंट्री के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर होते हैं जो जिनके या तो सीरियस डिफरेंसेस होते हैं सीनियर लीडरशिप के साथ या पॉलिसी मेकर्स के साथ, या वो उनकी, मैं लेट मी से इट वेरी क्लियरली, उनकी लॉयल्टीज डिवाइडेड होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नेशन स्टेट्स के अंदर दूसरी नेशन स्टेट्स जो हैं वो अपने इन्फ्लुएंसेस रखती हैं और उनको फिर एम्प्लॉय भी करती हैं। मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई जानबूझ के पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात खराब करना चाहता था सिस्टम के अंदर से। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि जिस रफ्तार से ये ताल्लुकात ख़राब हुए, उसी रफ्तार से एजाज साहब ये अल्लाह के फजल से ठीक भी हो गए और आई थिंक वी हैव गॉन बैक टू नॉर्मल। लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर नज़रें जमी रहनी चाहिए हमारी तरफ से कि ये क्यों हुआ। दूसरा, ये एक स्पेकुलेशन है यहाँ पर। वो ये है कि ये किसी थर्ड कंट्री की प्रोवोकेशन की वजह से हुआ है। कुछ एक विजिट्स हुई थी ईरान में। उस विजिट के बाद विद इन डेज ये एक्शन लिया गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। एक और बस। चीज नई जो फिनोमेना है आजकल, वो ये है, जब भी कोई कंट्री किसी मुश्किल में होता है, वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म की एक्टिविटी कर लेते हैं वो लोग। ये होता है ये। और ये भी हमने देखा है, जब कहीं इलेक्शंस होने वाले होते हैं और वो लीडर्स जो मुश्किल में हों या वो एक पॉपुलिज्म के जैसे कैसे शिकार हों, इस किस्म के सेंटिमेंट्स को उभारते हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये हमने देखा है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, वो इलेक्शंस के करीब पिछले कोई 3 दहाइयों से हम देख रहे हैं इस किस्म के इवेंट होते रहे हैं। इंडिया नेक्स्ट डोर, उन्होंने भी 1 या 2 दफ़ा ये किया है। ये और बात है कि उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो अपने वोटर्स का, अपने सपोर्टर्स को जिसे कहते हैं कि उभारने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए भी ये किया जाता है। ईरान में भी शायद इस किस्म की कोई थॉट किसी के दिमाग में आई होगी कि जब ये लोग कर सकते हैं, बाकी लोग करते हैं, तो क्यों ना हम भी करके देख लें ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। राइट सर। सर यानी आप ये कह रहे हैं कि ईरानियन सॉइल को या ईरानियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज को किसी, आई आई जस्ट नीड अ यस और नो आंसर, किसी थर्ड पार्टी ने इस्तेमाल किया फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस। एसेंशियली, ओके। तो आखिरी बात पाक ईरान इशू के ऊपर कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स, आप क्या सर फॉरेन पॉलिसी रिस्पॉन्स भी या हमारा जो मिलिट्री रिस्पॉन्स था, आपको लगता है कि वो बर वक्त था और आपको लगता है कि वो तसल्ली बख्श था? आप क्या सेटिस्फाइड हैं उस रिस्पॉन्स से या वी शुड हैव रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली? देखें,
कहते हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो डिप्लोमेटिक सोर्सेज रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए। ईरानियन एम्बेसडर को कहा कि वो वापस ना आए, वो वाज आउटसाइड पाकिस्तान। तो अपने एम्बेसडर को भी कहा कि आप भी वापस आ जाएं। ये जो एक्सरसाइजेज हो रही थी नेवी की, जी उन्हें भी सस्पेंड किया गया अगर टोटल कैंसिल नहीं किया गया। और ये और 48 आवर्स का पीरियड भी था उसके दरमियान में। ये कोई नई बात नहीं है कि जो आपके वेल विशर्स होते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं कि ये आपसे गलती हो गई, आप इसको अनडू करें और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन सजेस्ट करें। तो ईरान के पास मेरे ख्याल में काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो इस किस्म की सिचुएशन थी कि ये हो गया उनसे, जब ये नहीं हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी था टू शो टू ईरान इटसेल्फ एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और अपनी पॉपुलेशन के लिए भी, कि पाकिस्तान हैड द कैपेसिटी नंबर वन एंड द विल एंड द मीन्स टू रिस्पॉन्ड। और वो बहुत ही कैलकुलेटेड, टारगेटेड इंसिडेंट था, जिसने दो चीज़ें साबित कर दी। एजाज साहब, नंबर वन के पाकिस्तान के पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन थी, राइट ऑन द डॉट। जो लोग मारे गए वो टेररिस्ट थे जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक था, नंबर वन। नंबर टू, सिर्फ वही टारगेट हुए जो 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 मकसद था। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में सिग्नल गया है अराउंड द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान के पास इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक के लिए कैपेबिलिटी है, ह्यूमन कैपेबिलिटी भी और मीन्स भी हैं, और वो कर भी सकता है। तो उसके बाद इट वाज स्टॉप्ड। पाकिस्तान वेंट इनटू ए पीरियड ऑफ साइलेंस, ताकि सुना जाए कि किस किस्म की वॉइसेस दुनिया से आती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान वाज विंडिकेटेड बोथ सेंस में। एक और चीज़ जो शायद ईरान ने या उनके जो जिन्होंने प्रोवोक किया था ईरान को इस इंसिडेंट के लिए, वो नहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान रीजन में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है। अब एक स्ट्राइक हैज डन व्हाट a war would not have done, by the way. जरूर सर। सर इसमें एक और बात भी मेरे ज़हन में आती है कि जो पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप है, क्योंकि वो भी अम, अभी बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा था, आपको लगता है कि सही टाइम था ब्रिक्स की मेंबरशिप अप्लाई करने का, उसके लिए जाने का, और जो वहां हुआ, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी बेट्स को सही प्लेस किया, वी पोजिशनड आवरसेल्व्स वेल? ये सवाल आपको रिपीट करना होगा, आपकी आवाज दब गई थी। जी जी, मैं सर ये कह रहा हूँ कि जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने सही फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी एंगल अपनी बेट्स को सही प्लेस किया, अपने आप को ठीक पोजीशन किया ब्रिक्स की मेंबरशिप, और क्या ठीक टाइम था उसको अप्लाई करने का? मेरे ख्याल में ये अप्रोप्रिएट था, इसका लंबा जवाब की जरूरत नहीं है। जी ये ऑब्वियस था, और ये ठीक था। राइट। अच्छा सर, आप इंतखाबात की बात करते हैं, जो हमारा तीसरा इशू है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता था, पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, यूएस में भी इस वक्त इलेक्शंस हैं। आपको पिछले 5 साल आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान में अ, अ, पाकिस्तान और अमेरिका के और भारत के साथ भी जो पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हैं, दोनों ममालिक में उनको सियासत के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अब जो अमरीकी पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस हैं, आप जानते हैं कि पिछले 4 साल में माजी के वजीर आजम को ये ताना दिया गया अपोजिशन की तरफ से कि इनको तो बाइडन का फोन नहीं आया अभी तक, और ये फोन अरेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन उनको कहती थी कि अगर आपसे अरेंज नहीं होता तो हम अरेंज कर देते हैं बाइडन का। अब आपको लगता है कि ये जो थम से गए थे पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप्स, डू यू थिंक कि वी वुड बी एबल टू ब्रेक द इम्पैस, और अब आपको लगता है कि
पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद जो नई हुकूमत आएगी, और आप जानते हैं कि उसके अंदर शायद एक वो जो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस इस पर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी शायद ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो आप देखेंगे कि जो नई हुकूमत आती है बैक्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, उसके अमेरिका के साथ आप देखते हैं कि रिन्यूड रिलेशनशिप बन सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये 2024 इलेक्शंस का साल है। जी। शायद आधी दुनिया में इस साल इलेक्शन हो रहे हैं। जी। एक कहीं मैं देखा मैंने कि 60 कंट्रीज विल गो टू इलेक्शन दिस ईयर। यस। तो ये कोई वो नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान में ये जो मौजूदा इलेक्शन है, ये पिछले साल से ड्रैग होते रहे। अब फाइनली, थैंक गॉड, वी आर गोइंग इनटू इट, नंबर वन। नंबर टू, ये कोई फिर एक नॉर्मल प्रोसेस से नहीं हो रहे। आपको इल्म है, आपके ऑडियंस को भी इल्म है कि किस तरह पिछले साल पीटीआई के ने अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया। इलेक्शन, वो असेंबली से बाहर आए जी। द ईयर बिफोर लास्ट ईयर। और कंट्रोवर्सीज भी रही, मैं कहूँगा झगड़ा भी रहा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। और अब फाइनली होने जा रहे हैं। द नेशन इज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये बेहतर तरीके से हो जाएं, कोई मेजर कंट्रोवर्सी डेवलप ना हो, और कोई पार्टी भी इनको डिसरप्ट भी ना करे। ग्लोबल कम्युनिटी भी मॉनिटर करेगी, हमेशा करते हैं। हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं ऑब्जर्वर करने में। तो होपफुली एट द एंड ऑफ इट इलेक्शंस विल गो अहेड, नंबर वन, और हो जाएंगे, और रिजल्ट्स भी जो हैं वो भी सबको एक्सेप्टेबल होंगे। हैविंग सेड दैट, एज फॉर अमेरिका या और कंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया और ईरान, जिन्होंने अभी ये छोटी सी हरकत की थी, उनका ताल्लुक है, तो असूली तौर पे तो नहीं होना चाहिए। ये एक सॉवरेन स्टेट की इंटरनल मैटर है। और अगर हमने ग्लोबल पीस और हार्मनी की बात करनी है तो फिर इंटरफेरेंस की बात नहीं होगी, या होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है इंटरेस्ट सबका होता है। पाकिस्तान में अमेरिकन इलेक्शंस को मेरा नहीं ख्याल को कोई ज़्यादा अहमियत दी जाती है या फॉलो किया जाता है। वेरी वेरी सिंपल, यहाँ के लोगों की जो 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 ये इन्फ्लुएंस करने की सिचुएशन में नहीं है। तो है कि थोड़ी सी हमारी कम्युनिटी है वहाँ पर, वो ए को वोट दें या बी को वोट दे दें, यहाँ तक तो ठीक है। इससे ज़्यादा वहाँ के इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करते। एंड और वाइस वर्सा आल्सो, अमेरिकन बहुत एडवांस्ड हैं, उनके इंस्टीट्यूशन बहुत एडवांस्ड हैं, उनके प्रोसीजर्स वेरी वेल लेड डाउन हैं। वहाँ बड़े क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन होती है। तो होपफुली इस इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा एक टेलीफोन कॉल का। वो तो अजीब सिचुएशन डेवलप हुई। शायद वो पर्सन स्पेसिफिक थी, या उस रजीम की क्रेडिबिलिटी नहीं थी, या और इश्यूज थे। दिस इज नॉट द मोमेंट टू गो इनटू डिटेल्स। लेकिन वी लुक फॉरवर्ड टू कि अमेरिका के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, और जो स्टेट्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान के इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी के लिंक्स हैं, वो दे विल विश वेल फॉर अस, एंड एज वी डू फॉर देम एज वेल। तो अमेरिकन इलेक्शन हम पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे, और हमारे इलेक्शन उन पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो वी आर कंफर्टेबल विद दैट वन। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा री इलेक्ट हो जाते हैं यूएस में, तो दैट वुड बी अ चेंज सिचुएशन? दूसरी बात ये सर कि क्या इस वक्त इसराइल पैलेस्टाइन की जो सिचुएशन है और पाकिस्तानी कौम और लोगों की
जो सेंटिमेंट्स हैं पैलेस्टीनियंस के लिए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दैट वुड हैव अर्क्ड द अमेरिकन्स, या उनको पाकिस्तानीज के साथ इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजली वॉच कर रही होगी कि पाकिस्तान के अंदर सेंटिमेंट्स क्या है, या दूसरे मुस्लिम ममालिक में क्या सेंटिमेंट्स है यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इसराइल के बारे में? और आपको लगता है कि दिस सिचुएशन विल ओनली गेट वर्स इफ डोनाल्ड ट्रंप इज इलेक्टेड? देखें, जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे वो ट्रंप के टेन्योर में हुए थे, जी जी। और उनको नेक्स्ट आने वाली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनर किया और उनको फर्दर प्रमोट किया, और वही बेसिस बने इंटरैक्शन के इसराइल और गल्फ स्टेट्स के दरमियान। जी और ये भी एक्सपेक्टेशन थी किसी स्टेज के ऊपर कि पाकिस्तान विल आल्सो कम ऑन बोर्ड, लेकिन बुरा हो के दरमियान में गज़ा का इशू डेवलप हुआ। ये जो कॉन्फ्लिक्ट इसराइल और पैलेस्टीनियंस के अंदर है, ये कोई नया तो नहीं है, लेकिन इस वक्त ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसने सबको फोर्स कर दिया है। चाहे वो यूएई है जिसने बहुत आगे चले गए थे, वो रिकग्निशन के तरफ भी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तरफ भी। आजकल दुबई में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो होते हैं वो इसराइल से गए हुए होते हैं। जी जी। और सऊदी अरेबिया भी इस किस्म के सिग्नल्स आ रहे थे कि दे वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट, कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था अब्राहम अकॉर्ड्स का, उनकी तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है इसने अब्राहम अकॉर्ड्स को फ्रीज कर दिया है, अगर मैं ये कहूँ कि उनको नलीफाई नहीं कर दिया तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। 3 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट 28,000 children and women losing lives, and they were setting ducks for Israel to come and kill them. तो इसकी वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर सेंटिमेंट है वो खासा एंटी इसराइल भी है, और टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंटी अमेरिका भी उसके अंदर है। ये और बात है कि अमेरिका के अपने अंदर, लुक एट शिकागो, कितनी बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, लंदन में डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, यूरोप जी में हुई, पाकिस्तान में भी बहुत सेंटीमेंट जो है वो, जिसे कहते हैं, इट इज़ वेरी एंग्री सेंटीमेंट है। लेकिन पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में आपका सवाल था कि क्या इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान डजंट लुक लाइक गोइंग इनटू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट में। शायद ईरान ने जब ये किया जो उन्होंने किया, शायद उसमें एक ये भी पर्पस था उनका, क्योंकि उन्होंने शाम में भी स्ट्राइक की और इराक में भी की और साथ पाकिस्तान में की। तो शायद इसका ये भी मकसद था, क्योंकि गजा के बैकग्राउंड में ईरानियंस वांटेड कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक्सपेंड कर जाए, या वहाँ से ईरान पे जो फोकस था खासकर अमेरिकन का, शायद वो थोड़ा सा राइट या लेफ्ट हो जाए। शायद ये भी था, क्योंकि चंद दिनों के लिए आपने देखा कि दुनिया ने ईरान पाकिस्तान रिलेशंस को फोकस करना शुरू कर दिया, और चंद दिनों के लिए गजा से अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हुआ टू सम एक्सटेंट, नॉट के फुली हुआ, लेकिन वो उसकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा है कॉन्फ्लिक्ट की, और ट्रेजेडी इतनी बड़ी है वो, और उसका नुकसान इतना हो गया जो शायद अमेरिकन भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, और शायद इसराइल ने भी नहीं किया था, और गल्फ अरब्स ने तो बिल्कुल नहीं किया था कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाएगा। और अगर आधा सेकंड मुझे दें तो एक जो G20 ने IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च किया था, इवन वो भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इसका जो रेजिडुअल इम्पैक्ट रहेगा
वो बहुत अरसे तक मिडिल ईस्ट में रहेगा, तो उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये मेरे जी। ख्याल में कोई अक्लमंदी नहीं थी इसराइल की, जिस तरह उन्होंने एक लावारिस लोगों को टारगेट किया। जाते जी। जाते सर, मेरा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर सच डिटेल्ड एंड इंसाइटफुल आंसर्स। मेरा सर आखिरी बस सवाल ये है कि जो नई हुकूमत 8 फरवरी को इंतखाब जीतेगी, फेडरल में हुकूमत बनाएगी, फॉरेन मिनिस्ट्री को संभालेगी, उस हुकूमत को क्या दो तीन चैलेंजेस फौरी तौर पर दरपेश होंगे जिनका इदराक आने वाली गवर्नमेंट इन वेटिंग को इसी वक्त होना चाहिए सर? सबसे बड़ा चैलेंज आने वाली गवर्नमेंट को तो इकोनॉमिक रिकवरी का है। जी। हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हम्म। वो कि लॉडेबल नहीं है ऑफ कोर्स। इस वक्त इन्फ्लेशन देखा जाए, डेट्स हम्म। का लेवल देखा जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखें, हम्म। एक्सपोर्ट्स को देखें, रिमिटेंसेस को देखें, तो ये सारे का सारा एक एक क्लस्टर है इश्यूज का, हम्म। जो इंतजार कर रहा है आने वाली गवर्नमेंट को कि वो इसको कैसे टैकल करते हैं। जी। तो सबसे बड़ा तो ये होगा। बाकी जो आपका ख्याल है कि अगर अगर ये सवाल है कि नेबर्स के साथ क्या होगा, वो जी। तो पिछले बहुत दहाइयों से एक वेल स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि हिंदुस्तान के साथ जब तक कश्मीर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी। कश्मीर इशू इज नाउ एट द फ्रंट बर्नर। जब से उन्होंने 370 आर्टिकल को अबॉलिश किया और इंडिया ने कश्मीर को मर्ज कर लिया यूनियन के अंदर, तो दिस हैज टेकन द कश्मीर इशू 100 years बैकवर्ड्स। रेजोल्यूशन इसका जो है 100 साल पीछे चला गया है बजाय आगे जाने के। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर सेंटीमेंट बड़ा स्ट्रांग है, और कश्मीरी ऑफ कोर्स आर वेरी अनहैप्पी ओवर इट, एंड सो आई एम श्योर द ग्लोबल कम्युनिटी आल्सो, बिकॉज ये जो एश्योरेंस थी ये नेहरू की तरफ से थी, एंड इट वाज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर हम्म। दैट हम्म। मैटर। हम्म। तो अगर इस मोदी गवर्नमेंट ने जो कि एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है, हम्म। मेरे नहीं ख्याल कि कोई वाइज स्टेप था इनके लिए कि इन्होंने उसको अब्रोगेट करके अब जम कर लिया। तो उनके लिए एक एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो हम सबको इल्म है कि इंडिया विल वांट टू डू इट, दे माइट डू इट, एंड दैट वुड लीड टू अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। सर, जस्ट वन लाइन कमेंट, लास्ट थिंग, मेरे पास बहुत सवालात हैं, आई वांट टू टॉक टू यू इवन फर्दर, पर हमारे शो का टाइम खत्म हो रहा है सर। ये भी बात कही जा रही है, अगर हम नेबर्स की बात करें, कि अगर नवाज शरीफ साहब जो इम्प्रेशन दे रहे हैं कि ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, अगर वो आते हैं, तो शायद सी पैक और सी पैक में जो डिसकंटिन्यूएशन हुई और चाइना के साथ जो मामला थोड़े रुके थे पिछले 4-5 साल, जो कि एक वजह बनी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो दूरियां आई, इट वाज साइटेड एज वन ऑफ द रीजंस। आपको लगता है कि नवाज शरीफ का वापस आना पाक चाइना रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा होगा, और क्या बढ़ावा मिलेगा पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन? जस्ट अ क्विक देखें, कमेंट। पाक चाइना जो इनिशिएटिव, मैं कहूँगा इसको सी पैक इनिशिएटिव, जी। वो एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव था जी। पाकिस्तान के लिए। वो वंस इन सेंचुरी अपॉर्चुनिटी थी हम्म। कि आप एक नेबरिंग कंट्री से एक सुपर पावर इमर्ज हो रहा है वो। जी। China would be a major player in the new world order, number one. Number two, it is coming up as the number one economy in the world. नंबर थ्री, हमारे कोई 6 दहाइयों से उनके साथ रिलेशनशिप है। तो ये जो स्टेप है, दिस वाज ओवर ड्यू। सी पैक, आई थिंक दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव वाज ओवर ड्यू, एंड इट डिड हैपन बाय द वे। और उसका स्लो डाउन होना या उसके बारे में डाउट्स डेवलप होना एक अनफॉर्चुनेट था। लेकिन हमें पता है ये भी कि उसके पीछे भी कुछ हमारे वेल विशर नहीं थे वो, जिन्होंने ये किया, वो मैनिपुलेट किया गया कि ये
डेट डिप्लोमेसी है और पाकिस्तान को ये इंस्लेव कर देंगे, वो एक मैनेज्ड एक्सरसाइज थी। कुछ इंटरनल हमारे मेहरबान थे, कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स थे जिन्होंने एक सूडो एनालिसिस करके ये शो करने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बन चुका है, जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स थी वो हो चुकी हैं एनर्जी सेक्टर में, मोटरवेज और बाकी इंटरनेट केबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा कुछ हो चुका है। अब वक्त है उससे फायदा उठाने का, उनको इस्तेमाल करने का। अब जो नेक्स्ट फेज होगा वो होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप होने का, जहां जी पर जी इंडस्ट्री आएगी, सर्विसेज सेक्टर राइट डेवलप होगा और जॉब्स क्रिएट होंगे। तो जी मैं जी ये कहूँगा वेल्थ क्रिएशन का इंशाल्लाह आने वाला है। तो नवाज शरीफ आई थिंक इज कमिंग एट द राइट टाइम विद द राइट मूड। इंशाल्लाह इकोनॉमी विल टेक ऑफ एंड पाकिस्तान विल गेट स्टेबलाइज्ड। नजीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम, बहुत शुक्रिया।